नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया और अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 100 साल की थी। प्रधानमंत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी, उन्हें उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। क्योंकि बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। वो पंचतत्व में विलीन हो गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया और उनको मुखाग्नि नरेंद्र मोदी ने दी। वो पंचतत्व में विलीन हो गई। अलग अलग तस्वीरें हैं उस भावुक पल की जो आज दिखाई दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा उस अनंत यात्रा पर हैं जहां से अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगी। बस साथ रह गई हैं उनकी यादें जो सभी को झकझोर रही हैं। आइए कुछ पीएम मोदी और उनकी मां से कुछ जुड़े हुए जो किस्से हैं वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी। तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती। सारी प्रार्थनाएं मुझ पर खर्च कर दी माँ। कुछ तो अपने लिए रख लेती। ये माँ हीराबा की प्रार्थनाएं ही थीं जो देश को मोदी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। पीएम मोदी को ये भी पता है कि माँ हीराबेन का असर उनकी जिंदगी पर कितना है। यही कारण है कि जब उन्हें अपनी माँ के न रहने की सूचना मिली तो उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में अपनी माँ को इस तरीके से याद किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा पंचतत्वों में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से आज भी हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी माँ हीराबा के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को सुनाया तो कुछ किस्से दूसरों की जुबानी सुनने को मिले। आज हम आपको पीएम मोदी और उनकी माँ के अनमोल रिश्ते के 10 किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पहला किस्सा। मेरे पिता सुबह 4 बजे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। माँ कभी हमसे मदद नहीं मांगती थी, लेकिन मैं घर में सारे गंदे कपड़े लेकर तालाब में धो देता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ होता था। विपरीत परिस्थितियों में अपनी माँ से मिलने वाली सहनशीलता का दूसरा किस्सा बताते हुए पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, चरखा चलाती और सूत काटती। वह दूसरों पर निर्भर न रहने की सीख देती। जब बरसात के दिनों में हमारी छत से रिसने वाले पानी से घर में तालाब बन जाता था तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इसी पानी का यूज करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी, बिन बोले सब समझ जाती थी। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपए, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, पैसे न होने की स्थिति में भी वो किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। जब हमारा भाई बाहर से कोई चीज लाता था तो माँ उसे फटकार कर उस चीज को लौटाने के लिए भेज देती थी। 18 जून 2022 को अपनी माँ हीराबेन के 100 साल की बधाई पर लिखे अपने ब्लॉग में पीएम मोदी एक और किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि जब भी मैं गांधीनगर उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह मेरे भोजन करने के बाद रुमाल निकालकर मेरा मुंह पोंछती हैं। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या एक छोटा तौलिया लपेट कर रखती हैं। केदारनाथ का किस्सा बताते हुए पीएम मोदी कहते हैं,
बहुत व्यस्त होने के कारण मैं मुश्किल से अपने परिवार के संपर्क में रह पाता था। तो उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही हैं। कई लोग उनसे मिले और केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जो मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। अपने ब्लॉग में माँ के साथ उन अनमोल पलों के बारे में बताते हुए ये मोदी लिखते हैं, पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तपती गर्मी में माँ ने हमारी बेचैनी को देखा और पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, ये सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को कई देसी नुस्खे पता थे, इसलिए लोग उन्हें देसी माँ कहकर बुलाते थे। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो हमारे गांव की डॉक्टर थीं। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई और स्थानीय मंदिर हटकेश्वर महादेव के पुजारी निरंजन सिंह रावल ने एक इंटरव्यू में एक यादगार पलों को सुनाते हुए बताया कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबा से ही मिली है। वो अनपढ़ थीं। उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। पीएम मोदी के जीवन में वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ हीराबा थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इंटरव्यू में माँ हीराबेन की जिंदगी का एक अहम किस्सा बताते हैं। 15-16 साल की उम्र में ही माँ की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। माँ कभी आर्थिक तंगी और पारिवारिक कारणों से पढ़ नहीं पाई, लेकिन माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। आर्थिक तंगी की वजह से हमारी स्कूल फीस के लिए वो कुछ ज्यादा काम करके फीस चुकाती रही। उस वक्त मोदी के पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस हुआ करती थी। जब मोदी की ड्रेस फट जाती तो माँ हीराबेन किसी और रंग के कपड़े की लाइनिंग लगाकर उसे सिल देती थी ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। अब भले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके बहुमूल्य किस्से उनका हमारे बीच होने का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पे समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद जो सियासत है वो भी गरमाने लगी है। आईपी सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया, और एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ, इस तरह का एक ट्वीट किया गया। और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आईपी सिंह के ट्वीट पे पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाएं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश को परिवार से उन्होंने ट्वीट में लिखा कि देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है। ये ट्वीट उनका स्वतंत्र देव सिंह का, जिसमें उन्होंने पलटवार किया और लिखा कि देश को परिवार से ऊपर रखने में क्या कुछ गलत है। समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सब के सामने आती रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। और खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है और यूपी सरकार के पत्र पे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर हो रहे थे और 1 साल का सेवा विस्तार देकर उनको यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था इससे पहले। और यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का जो सेवा विस्तार है वो खत्म हो रहा था और अब उनके सेवा में 6 महीने का विस्तार दिया गया है।
खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी कार्यालय में मायावती ने एक बैठक की। कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मिशन में जुटें। निकाय चुनाव में से नहीं कराना सोची समझी साजिश है और सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। तो सरकारी वादे और घोषणाएं जनता को चुभ रही हैं। मायावती ने यह भी कहा और कहा कि जीएसटी के नाम पे व्यापारी वर्ग को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में जन चौपाल लगाई और इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद वाराणसी की 3 ग्राम पंचायतों और यूपी के 2500 गांव में जनता चौपाल का उद्घाटन किया गया। सेवापुरी चौपाल के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने जनता की समस्याएं सुनी और डीएम के अलावा कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहे। इसमें लोगों की शिकायतों को सुना गया, उनके सुझाव को सुना गया और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। समाज की सेवा के लिए फिर अपने कर्तव्य पथ पर डट गए। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि जब स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद उनकी माता जी ने यही शिक्षा उन्हें दी है कि समाज की सेवा में कभी कोई कमी मत आने देना, और माँ जीवन में किसी बच्चे के लिए प्रथम गुरु होती है और उन्होंने जो संस्कार दिया वह आज देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और इसलिए पहले तो ये कार्यक्रम स्थगित होना था, लेकिन बाद में हम लोगों ने तय किया, जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अंतिम विदा देने के बाद जब उनकी माता श्री अनंत यात्रा पर चली गई, तो उन्होंने जो भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे वो सारे कार्यक्रम अपने शुरू किए। और नए साल के जश्न को लेकर कैसी सुरक्षा की तैयारी है, इसकी जानकारी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल, घाट, पिकनिक स्पॉट आदि भीड़ वाली जगहों पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। कुछ लोग वर्दी में और कुछ सिविल में यहां पे तैनात रहेंगे। प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। यह भी देखा जाता है कि कुछ जगहों पे स्टंटबाजी की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे जगह आइडेंटिफाई करके वहां जिगजैग और बैरियर लगा के चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि स्टंट की आड़ में जो अमूल्य युवा वर्ग की कोई जनहानि न हो, किसी की कोई दुर्घटना न हो और दुर्घटना में कोई पारिवारिक शोक न हो। और नए साल के जश्न को लेकर राजधानी लखनऊ की पुलिस मुस्तैद है। जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और शराब पी के वाहन चलाने वालों को भी रडार पे लिया जाएगा। तैयारी के तहत डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने निर्देश पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और वाहन चालकों के यहाँ पे तलाशी ली गई और जो शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहे, इसको भी परखा गया। नए वर्ष के पूर्व संध्या पे और नए वर्ष पे हजरतगंज में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर मार्केटिंग करने के लिए भी और नए वर्ष को मनाने के लिए भी। हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि नए वर्ष के उत्साह में इस तरीके से
शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के सेफ तरीके से नव वर्ष मनाएं, इसके लिए हम पूरी तरीके से सजग होकर के कार्रवाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रैफिक व्यवस्था हमारा स्मूथ रहे, जिससे कि लोग अच्छे तरीके से नए वर्ष को एंजॉय कर सकें। नए वर्ष राजधानी पूरी तरीके से नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है और राजधानी पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है कि जश्न मनाइए, पुलिस आपके साथ है। लेकिन सड़क पर अगर आप हुड़दंगाई करते हैं तो पुलिस आपके ऊपर नकेल भी कसेगी। देख सकते हैं कि डीसीपी सेंट्रल क्षेत्र में लगातार जो वाहन चालक हैं से सड़क के किनारे खड़े हुए हैं, उनको समझाया जा रहा है और हिदायत दी जा रही कि बेवजह सड़क के किनारे वाहन ना खड़े करें और नए साल का आप जश्न मनाइए, जश्न जमकर मनाइए। लेकिन सड़क पर और सड़क के ऊपर जो वाहन चालक हैं शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उनके ऊपर नकेल कसने की भी कार्रवाई लखनऊ पुलिस करेगी। कहीं ना कहीं 2023 का जश्न मनाने के लिए पूरी राजधानी तैयार है, तो पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है कि कहीं पर कोई चूक ना हो और सड़कों पर हुड़दंग ना हो। उस लिहाज से ये बड़े पैमाने पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पुलिस जो है सड़क पर उतरी हुई है और लोगों को हिदायत दे रही है कि बेवजह सड़क के किनारे ना खड़े हों, जिससे माहौल खराब ना हो और जश्न मनाएं। जश्न मनाने की सबको आज़ादी है। अगर सड़क पर कोई उत्पात करता है, हुड़दंगाई करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिरजली साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और यूपी का अग्निशमन विभाग का बेड़ा और मजबूत हो गया है। अग्निशमन विभाग के जत्थे में आज 216 युवा फायरमैन शामिल हुए और झांसी के पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड में 216 युवाओं को कर्तव्य और जिम्मेदारी की शपथ दिलवाई गई। झांसी के डीआईजी जोगिंद्र कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और एसएसपी राजेश एस ने सिपाहियों को शपथ दिलवाई। आज पासिंग आउट परेड थी और फायरमैन्स की अग्निशमन सेवा के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 217 रिक्रूटों का प्रशिक्षण पूरा हुआ है। उनकी पासिंग आउट थी जो विभिन्न जनपदों के 9 जनपदों के जिलों से 9 जनपदों से ये लोग थे और इनको ट्रेनिंग दिलाई गई है। यहाँ 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे विभिन्न 9 जिलों में और वहाँ अग्निशमन सेवा में जो है फायरमैन के पद पे भर्ती हुए हैं और वहाँ प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्थायी रूप से वहाँ सेवा देंगे। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी संजीव रंजन अपने मातहतों के साथ रेलवे स्टेशन के साथ में बने रैन बसेरे का जायजा लेने पहुंचे और रैन बसेरे में रह रहे लोगों से उनका हाल जाना। उन्होंने सर्दी से ठिठुर रहे लोगों के बीच जाके कंबल भी वितरित किए। इस दौरान हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने वहां का जायजा लिया और जिलाधिकारी से बात की। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और सर्द को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि जब भी वो रात्रि भ्रमण पर निकले तो अपनी गाड़ियों में कुछ कंबल डालकर निकले, ताकि रास्ते में जो भी व्यक्ति ठंडक से ठिठुरता हुआ नजर आए उसको उसकी मदद करके उसको कंबल दें। ये जिला मुख्यालय के स्टेशन पर एक रैन बसेरा लोगों के लिए बनाया गया है, जहां पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं चाक चौबंद है। इसी का जायजा लेने के लिए यहां के जिलाधिकारी संजीव रंजन भी लगातार भ्रमण पर निकले हैं और क्या व्यवस्थाएं की है इसी का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सड़कों पर निकलकर जो लोग हैं उनसे बात करें और साथ ही ठंडक की जो भी सामान है उनको व्यवस्था कराया जा रहा है। सर, अपने जिले में किस तरह की व्यवस्था है? अपने ज़िले में जितने हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका हैं, कुल 11 जो है लोकल बॉडीज हैं, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो रैन बसेरा का निर्माण कराएं। अगर कोई अस्थायी रैन बसेरा नहीं है तो अस्थायी के तौर पर रैन बसेराओं का निर्माण कराएं, वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। इसी क्रम में देख रहे हैं कि मैं नगर पालिका सिद्धार्थनगर में आज निकला हूँ और ये जो रैन बसेरा है, इस रैन बसेरा में पर्याप्त इंतजामात किए गए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं वो सभी मुहैया कराई गई है। लोगों के लिए रजाई की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था पर्याप्त की गई है और यहाँ दवाई इत्यादि की व्यवस्था है। बगल में अलाव भी जल रहा है और अभी जैसे लोगों ने बताया कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा समय रुकते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था के लिए मैं लोगों को निर्देशित किया हूँ कि उनके खाने की व्यवस्था करा दी जाए ताकि किसी को भी ठंड के कारण कोई परेशानी ना हो।
तहसीलों में पर्याप्त कंबल उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये थे जिलाधिकारी संजीव रंजन, जो क्षेत्र में रैन बसेरे और अलाव को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं हमारी इनसे मुलाकात, इन्होंने बताया कि जो भी रैन बसेरा बनाए गए हैं सभी जगह वहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत नहीं है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। बुलंदशहर में पुलिस अवैध शराब की तस्करी को लेकर अलर्ट हो गई है। गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। नरोरा थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे ड्रोन उड़ा के पुलिस ने निगरानी की। दरअसल कोहरा और ठंड की वजह से गंगा किनारे अवैध शराब का कारोबार करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। आगरा में जानलेवा स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे थार पर युवक स्टंट कर रहा है। चलती कार के बोनट पे बैठ के और खड़े होकर ये स्टंट कर रहा है। ये वीडियो आगरा जयपुर हाईवे का बताया जा रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे। तो जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश हैं कि गौशालाओं में बंद गौवंश को कोई परेशानी ना हो, उनके खान पीन के और रहने रखरखाव का जो ध्यान है वो पूरी तरीके से रखा जाए ताकि कोई भी गौवंश भूखा प्यासा ना रहे। लेकिन इसका उल्टा नज़ारा झांसी जिले के टहरौली के इलाके में देखने को मिला, जहां 2 दर्जन से अधिक गौवंश गौशाला के अंदर मृत अवस्था में देखी गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी है। अब जांच की जा रही है।